In recent months, we have seen the arrest of some high-profile politicians under the PMLA, जिसमें बात की जा रही है बहुत ज़्यादा alleged फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के ऊपर, बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसने स्पेस कैप्चर करी थी, हेडलाइंस कैप्चर करी थी, वो थी द अरेस्ट ऑफ द सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल। अब इसमें मनी ट्रेल की बात आ रही है, साथ ही साथ बात आ रही है मनी लॉन्ड्रिंग की। अब जब केस की हेयरिंग हुई तब भी ये सवाल उठे कि उनको बेल क्यों नहीं मिली, कि अगर मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो बेल क्यों नहीं मिली। पर हमें क्या जानना है, हमें इस चीज़ के बारे में समझना है कि पीएमएलए है क्या, क्या इसकी कंडीशंस हैं, ये लॉ की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों, और साथ ही साथ हमें ये भी जानना है कि इस लॉ में ऐसी क्या कंडीशंस हैं कि जिसकी वजह से सवाल उठाए जाते हैं ऑन द पावर्स ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और साथ ही साथ कि जो पॉलिटिशियंस हैं इनको बेल क्यों नहीं मिली है ऐसी चीज़ों के लेके। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है अनुज शर्मा। आज हम इन सारी चर्चाओं पे बात करेंगे और हमारे साथ हैं दीक्षांत सर, जो कि हमारे पास पढ़ाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी और साथ ही साथ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। तो स्वागत है सर आपका कैंडिड टॉक्स में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये पीएमएलए है क्या, पर उससे भी पहले आप ये बताइए कि सर मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। सर अगर सिंपल भाषा में इस चीज़ का अनुवाद करें तो पीएमएलए जो है एक तरह से एक्ट बनाया गया है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काम करता है। बट उससे पहले आपने सवाल किया कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। मनी लॉन्ड्रिंग सर एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से इलीगल पैसे को लीगल पैसे में कन्वर्ट करने की कोशिश करी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंपल तरीके से मान लीजिए कि कोई इस तरह का ऑफेंस जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लिंक्ड हो, वो चाहे सर आप ड्रग ट्रैफिकिंग का एग्जांपल ले लो, आर्म्स ट्रैफिकिंग का ले लो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ले लो, किसी भी तरह के ऐसे क्राइम से पैसा बनाया जाए। अब ऑब्वियसली अगर इलीगल एक्टिविटी से पैसा जनरेट हो रहा है तो वो इलीगल हुआ, तो उस इलीगल पैसे को धीरे धीरे एक प्रोसेस के थ्रू कोशिश करी जाती है कि लीगल पैसे में कन्वर्ट कर लिया जाए, क्योंकि इलीगल पैसा खर्च करना बहुत मुश्किल है, तो लीगल पैसे में कन्वर्ट कर लिया जाता है। उस प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। सो एसेंशियली अ वन लाइन डेफिनेशन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग विल बी अ प्रोसेस टू कन्वर्ट इलीगल मनी इनटू लीगल मनी। तो इसमें तो फिर करप्शन भी आती होगी सर, जो पॉलिटिशियंस करते हैं या फिर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर करते हैं। बिल्कुल सर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी इसमें कई बार सवाल उठाया जाता है, जब क्योंकि करप्शन आल्सो इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड लिंकेज है, उसमें भी नेक्ससेस बनते हैं, उसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स गैंग्स के साथ बातें चलती हैं, तो इट कैन आल्सो कम अंडर द परव्यू ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग डेफिनेटली। तो सर ये तो हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, दुनिया में बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, कि जैसे आपने बोला कि ब्लैक मनी को एक तरह से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, भाषा में इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। तो ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी है ना, तो ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, ब्लैक मनी जनरेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें तो भारत, सॉरी टू कट यू, इसमें हल्का सा एक जो मैं इंटरवेंशन करना चाहूँगा, ब्लैक मनी को बनाना या ब्लैक मनी को जनरेट करना लीगल तरीका भी हो सकता है, इलीगल तरीका भी हो सकता है। ये सर आइडिया दे रहे हैं लोगों को मतलब नॉट टू गिव यू अ डिटेल्ड आइडिया, बट ब्लैक मनी को लीगल तरीके से भी, जैसे सर रियल एस्टेट में लोग ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, बट वो इलीगल एक्टिविटी नहीं है, बट जिस भी पैसे के ऊपर टैक्स नहीं देते उसको एसेंशियली हम ब्लैक मान लेते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ा सा उससे ज़्यादा डीपर चला जाता है कि वो इलीगल एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा पिंच करने की। तो यहाँ पे सर ने क्लैरिटी करी है कि जो ब्लैक मनी की यहाँ पे पीएमएलए में बात होती है वो ज्यादातर इलीगल एक्टिविटी, ज्यादातर सर करेक्ट, हाँ ज्यादातर 100% नहीं, ज्यादातर इलीगल एक्टिविटी के थ्रू जो पैसा जनरेट हुआ था उसकी बात होती है। तो सर अब दूसरा सवाल हमारा ये है कि भारत में ये पीएमएलए आया कब और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है सर। ये 1970s के दौर के अगर हम बात करेंगे सर, 1970s, 80s, 90s से लेकर 2000s, ये जो 30-40 साल का पीरियड था, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये इंडिया के लिए पीरियड कैसा था। तो फॉर एग्जांपल डिफरेंट जोन्स में कंट्री में डिफरेंट तरह के इश्यूज चल रहे थे। अगर आप सर इस दौर की बात करेंगे तो 1970s में आपको राइज ऑफ अंडरवर्ल्ड जो है उसके बारे में आपने सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड सम नेम्स लाइक हाजी मस्तान, करीम लाला, ऐसे कुछ एक गैंगस्टर्स का एक ग्रुप बनना शुरू हो गया जिसने अंडरवर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को करना शुरू कर दिया और इस एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत सारा पैसा जनरेट करना शुरू कर दिया। 1970s में बॉम्बे, गोवा बिकेम प्रोमिनेंट, ड्रग ट्रैफिकिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 1980s में जो बॉम्बे गोवा में चल रहा था वो तो चल ही रहा था, इसके अलावा 1980s में टेररिज्म पंजाब में एंटर कर गई, वहाँ पे गैंगस्टरशिप वहाँ पर नया शुरू हो गया, एक्सटॉर्शन वहाँ पर शुरू हो गया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स वहाँ पर शुरू होगी। तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम का फेस एक तरफ हम ड्रग ट्रैफिकिंग देख रहे थे, वैसा उससे कुछ डिफरेंट पंजाब में शुरू हो गया।
सिमिलरली इसी टाइम पीरियड में सर आप देखेंगे इवन आंध्र प्रदेश में इलीगल माइनिंग शुरू हुई। तो ये सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स थे जो उस टाइम के ऊपर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर शुरू हो गए थे, एंड द गवर्नमेंट वाज वेरी परप्लेक्स्ड कि इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करें, कौन सा लॉ ऐसा है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। एट दैट टाइम वी डिड नॉट हैव एनी लॉ। तो इस ड्यूरेशन के अंदर 1980s में देन दाऊद इब्राहिम ऑल्सो बिकेम वेरी प्रोमिनेंट, तो फिर बॉलीवुड की एंट्री भी इस नेक्सस के अंदर हो गई और बहुत ज़्यादा कुछ चलने लगा। एंड दैट इज़ व्हेन नरसिम्हन कमेटी उन्होंने रिकमेंड किया, जो 1991 में फॉर्म हुई थी, उनकी रिकमेंडेशन थी कि समथिंग शुड बी डन टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग इन द कंट्री। और ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया फेस कर रही थी सर ये प्रॉब्लम, ये सिर्फ इंडिया नहीं, ये बाहर के देश भी बहुत फेस कर रहे थे इश्यूज़। तो उन्होंने एक संस्था बनाई थी 89 के अंदर, 1989 में, FATF के नाम से। तो FATF को बनाने का भी सबसे बड़ा कारण यही था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, जो पैसा इलीगली जनरेट हो रहा है उसको आसानी से लोग लीगल में कन्वर्ट ना कर पाएँ। तो ये सारा एक बैकग्राउंड में सिचुएशन थी। सो यू कैन से देयर वाज इनफ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू ब्रिंग अ लॉ, टू ब्रिंग एन एक्ट, जिसके कारण इस एक्टिविटी को रोका जा सके, इसको इलीगल करार दिया जा सके, इसके अंदर क्या सज़ा होगी उसको डिफाइन किया जा सके, कोई एक संस्था बनाई जा सके जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ये सब कुछ 2002 में PMLA के अंडर किया गया, एंड दैट इज़ व्हेन दी PMLA एक्ट केम इनटू बीइंग। सर ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि कोई भी देश हो तो उसमें जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको अकाउंटेबल बनाना, या कोई भी इंडिविजुअल है जो किसी भी तरह से ब्लैक मनी जनरेट कर रहा है, जो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर सामने एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, उसको चेक में रखना बड़ा ज़रूरी है। तो सर जैसे आपने ये बात करी PMLA की फॉर्मेशन होगी, तो जब हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं ना, तो मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये दिखाया था कि उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। करेक्ट। तो सर वो स्टेजेस आप बताना चाहिए हमारे एस्पिरेंट्स को क्या होती हैं सर? बिल्कुल सर, यूजुअली माना जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जिस मर्जी तरह की हो वो हमेशा 3 स्टेजेस के अंदर ही होती है। सो इसमें 3 स्टेजेस का नाम रहता है सर। पहला है प्लेसमेंट, सेकंड है लेयरिंग, और थर्ड है इंटीग्रेशन। अब अगर हम बहुत बेसिक एग्जांपल लें सर, आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन का टाइम, तो डीमोनेटाइजेशन से उसकी वजह से हम सब ने कहीं ना कहीं कुछ प्रोसीजर्स अपने आंखों के सामने होते हुए देखे। जैसे मान के चलते हैं सर, हमने एक कोई एक्टिविटी ऐसी हुई जिसमें लगभग मान के चलते हैं 10-1 लाख रुपया इलीगल जनरेट हो गया। नाउ अगर वो कोई 10 लाख जनरेट हुआ, मतलब वो इलीगल एक्टिविटी उस 10 लाख से पहले हुई होगी। तो हमेशा माना जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग से पहले एक प्रेडिकेट ऑफेंस होता है। मतलब इट कैन बी आर्म्स ट्रैफिकिंग, इट कैन बी यू कैन से ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो वो ट्रैफिकिंग हुई, वो एक इलीगल एक्टिविटी हुई, उससे इलीगल पैसा जनरेट हुआ। तो एक मान के चलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि कोई एक एक्टिविटी हुई और 10 लाख रुपया आज इलीगल जनरेट हो गया। अब 10 लाख रुपया क्योंकि ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, तो सबसे आसान तरीका इसको कन्वर्ट करने का लीगल में क्या होगा कि आपने बड़े अमाउंट को छोटे अमाउंट्स में तोड़ दिया। अब 10 लाख एक साथ किसी के अकाउंट में आप कैश डलवाएंगे तो क्वेश्चंस रेज हो जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, प्लेसमेंट स्टेज में, जो कि फर्स्ट स्टेज है इसकी, उसमें पहली बार पैसे को, जो इलीगल पैसा, उसको लीगल सिस्टम में प्लेस कर देते हैं। दैट इज व्हाट इज प्लेसमेंट स्टेज। इसका सबसे आसान तरीका है सर स्मर्फिंग, जिसमें लोग ढूंढे जाते हैं कि यार चलो आप 5 लोग हो, आपके अकाउंट में सबको मैं 2-2 लाख दे देता हूँ। तो आपका 10 लाख रुपया उसको छोटे अमाउंट में ब्रेक करके 2-2 लाख करके सबके अकाउंट में डाल दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ सर, 2 लाख रुपये अमाउंट कम हो गई, तो आपके ऊपर क्वेश्चन उठाने के जो चांसेस होंगे वो उतने ही कम हो जाएंगे। तो ज़्यादा पैसे को नहीं आपने एक साथ एक अकाउंट में डाला, आपने उस अमाउंट को ब्रेक कर दिया और पहली बार उस पैसे को लीगल सिस्टम में प्लेस कर दिया। दैट इज़ व्हाट इज़ प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट के बाद सेकेंड स्टेप आता है सर, जिसको बोलते हैं लेयरिंग। और ये स्टेप बहुत ही बेसिक होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करनी है। आपने करना क्या होगा, आप 2 लाख रुपया 5 लोगों के अकाउंट में डाल दिया, रैंडमली ट्रांसफर्स करे जाएंगे। रैंडमली ट्रांसफर्स में कई बार इवन ऑफशोर अकाउंट्स में भी ट्रांसफर्स हो जाते हैं। तो बाहर से पैसा घुमाया, वापस इंडिया में ले आया, जिसको हम बहुत रेगुलरली देखते हैं जब मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो बस आपने सिस्टम के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करनी है। शेल कंपनीज बनाई जाती हैं, शेल कंपनीज के थ्रू भी इसको किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बस कंफ्यूजन क्रिएट करनी है। एंड ऑफ द डे इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर देनी है कि फाइनेंशियल सिस्टम समझ ही ना पाए कि पैसे का ओरिजिन क्या है। राइट, तो आपने ओरिजिन छुपा लेना है, आपने ओरिजिनेटर ऑफ द मनी को भी छुपा लेना है। थर्ड फेज इज द फाइनल स्टेज, जिस फेज के अंदर वो जो पैसा घूमता है और कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी होती है, फाइनेंशियल सिस्टम्स को नहीं पता चलता वो पैसा कैसे जनरेट हुआ, मतलब नोबडी नोज कि वो इलीगल है लीगल है, तो सिस्टम उसको लीगल मानने लगता है। अब उसने लीगल मानना शुरू कर दिया, फाइनल स्टेज होती है इंटीग्रेशन। द मनी फाइनली कम्स टू द लीगल सिस्टम एंड देन दैट कैन बी एंजॉयड बाय द पर्सन हु कमिट्स मनी लॉन्ड्रिंग। तो घूम के पैसा आप मान लीजिए लीगल फॉर्म में आया था, घूम फिर के लीगल में कन्वर्ट हो गया, इलीगल से और लीगल में कन्वर्ट हो गया और फिर एंजॉय कर रहा है। जिसने भी क्राइम किया तो ही एंड्स अप एंजॉयिंग दैट
प्रोसीड्स ऑफ सर क्राइम। इसमें आपने जो पिछला आंसर दिया इसमें आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, प्रेडिकेट ऑफेंस। जी तो सर उसको अगर हम हाईलाइट करना चाहें, प्रेडिकेट ऑफेंस, तो वो क्या होता है सर? सर, एक लिस्ट है पीएमएलए के साथ जोड़ी हुई है, उसमें 33 के आसपास कुछ प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं जो लिस्ट किए हुए हैं। प्रेडिकेट ऑफेंसेस कैन बी एनी काइंड ऑफ ऑफेंस विच एंड्स अप जनरेटिंग मनी विच इज इलीगल, एंड दैट मनी विच इज इलीगल इज देन कन्वर्टेड इनटू लीगल मनी। अच्छा, तो वो प्रेडिकेट ऑफेंसेस की लिस्ट है सर, कि प्रॉपर। मतलब काम करने से पहले पैसा जो काम किया गया जी, है, पैसा जनरेट करने से पहले जो कार्य किया गया है, एग्जैक्टली पैसा जनरेट करने से पहले जो कार्य किया गया है उसको एक तरह से प्रेडिकेट ऑफेंस जी कहते हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर जैसे कि अभी हमने देखा हमारे देश में कई नेताओं का अरेस्ट भी हुआ, जी। लोगों ने ईडी के ऊपर भी एक्शन उठाया, ईडी के ऊपर भी सवाल उठाया। तो सर ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होती है, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। जी सर। इसकी फंक्शनिंग के ऊपर सवाल उठाया जाता है, लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पार्ट है, एक तरह से रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता है। हम उन नाम मुद्दों में जाते हुए इस ईडी की फंक्शनिंग के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, कि बोल दिया कि सर ये जो इसकी फंक्शनिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सर वो क्या मुद्दा था जिस पे सवाल उठे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सर? सर ये जो आपने आई थिंक रेफर किया, दिस वाज समथिंग दैट हैपेंड इन 2022। 2022 में लगभग 240 पिटिशंस फाइल हुई थी सर सुप्रीम कोर्ट में, और वो लीडिंग पॉलिटिशियंस जो थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दो नाम लूँ तो महबूबा मुफ्ती जी भी उस लिस्ट का पार्ट थे, कीर्ति चिदम्बरम जी भी उस लिस्ट का पार्ट थे। तो कुछ पॉलिटिशियंस ने मिलकर पिटिशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में और क्वेश्चन किया था कि ईडी ज़्यादा पावरफुल तो है, दैट्स ओके, बट ईडी को ऑपोजिशन के अगेंस्ट ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो पिटिशन फाइल करी थी क्वेश्चनिंग द पावर्स ऑफ ईडी। नहीं, यहाँ पे मैं छोटा सा सॉरी इंटरजेक्शन करूंगा कि जो डाटा आया था, इंडियन एक्सप्रेस ने रिसर्च करके डाटा निकाला था कि 95% ऑफ द केसेस इन लास्ट 10 years करेक्ट अगेंस्ट द पॉलिटिशियंस जो हैं उसमें से 95% जो हैं वो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के करेक्ट वो मेंबर्स हैं। बिल्कुल 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन सर। 95%, अब आप खुद ही देख लीजिए सर, इट्स अ ह्यूज नंबर। तो अगर डेटा की बात करें तो लगभग 121 ऐसे कुछ केस हैं जो 2014 के बाद रजिस्टर हुए हैं, जिनमें से एक तो 115 के आसपास सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट हैं। तो हालांकि यस, दैट पॉइंट इज वैलिड जिसको क्वेश्चन किया गया। तो 2022 में सर ये पिटिशन ने ये भी क्वेश्चन किया कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है पीएमएलए या नहीं, और क्या ये वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को। एंड दैट इज़ व्हेन यू आर राइट कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, हमें अगर इन सब पहलुओं को देखा जाए तो कुछ सेक्शंस हैं जिनके बारे में सवाल उठे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और कुछ भी चेंज एज सच रिकमेंड सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। बट येस, योर पॉइंट इज़ राइट कि ज़रूर एक हमें देखने को मिलता है कि 2014 के बाद कुछ एक ऐसा लगा है कि ऑपोजिशन लीडर्स को ज़्यादा टारगेट किया गया है। देखो सर, ऐसा है कि 2014 की बात की तो बात ही, हमेशा से जो गवर्नमेंट्स होती हैं दे ट्राई टू कंट्रोल पावर, दे ट्राई टू कैप्चर पावर। तो चाहे पहले की गवर्नमेंट्स हो, इसकी गवर्नमेंट्स, आज की गवर्नमेंट्स हो, तो सब में ये चीज़ है। तभी हम बार बार अक्सर जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं एस्पिरेंट्स को बोलता हूँ कि आपने एक चीज़ इंश्योर करनी है कि जो भी गवर्नेंस मैकेनिज्म होते हैं ना, उन गवर्नेंस मैकेनिज्म्स में 3 बड़े फंडामेंटल पिलर्स होते हैं। वैसे तो बहुत होते हैं, पर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स कहे जाते हैं, एक तो होता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और तीसरा होता है ड्यू प्रोसेस, कि ड्यू प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। कि अब पॉलिटिशियंस को अरेस्ट किया जा रहा है या एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया जा रहा है, क्या उसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मेथड ऑफ अरेस्ट लीगल है कि नहीं है। तीसरी बात, क्या आप सरकार से भी उतनी ही अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हो जितनी आप बाकियों से मांग रहे हो, जो आइडली एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में हम सबको मांगनी चाहिए। तो सर इसी मुद्दे से हम आते हैं इस केस के ऊपर कि जो केजरीवाल साहब की बात हुई, तो इसमें एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था अबाउट द आइडिया ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ की सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए। तो सर वो क्या होता है कि ट्विन कंडीशंस की बात होती है, और पीएमएलए में बेल मिलना इतना डिफिकल्ट क्यों है? सर मैं इसमें 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इससे पहले हम बात जो कर रहे थे कि ऑपोजिशन लीडर्स की भी हम बात कर रहे थे, तो लगभग एक और डेटा पीस जो मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जब से ये संस्था बनी है, फॉर एग्जांपल जब से ईडी है, जब से पीएमएलए फोर्स में आया, तब से लेकर अब तक सर ये डेटा शेयर हुआ है, जिसको कोट करना चाहूँगा। लगभग 6000 केस जो हैं वो फाइल हुए हैं इसमें, इस पर्टिकुलर पीएमएलए एक्ट के अंडर। अब उन 6000 केसेस में से एक्चुअल में जो नंबर बोलता है, ईडी ने क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है कि कितने एमपीज एमएलएज को टारगेट किया गया। तो ईडी ने बोला सर हमारी तरफ से ओनली 176 पॉलिटिशियंस हैव बीन टारगेटेड। तो ईडी का मानना यह है कि 6000 केसेस में से हमने तो सिर्फ 2.98% केसेस पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट करे हैं। तो हालांकि आज पॉलिटिशियंस ये मानना चाह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस को टारगेट किया जा रहा है, बट
ईडी ने क्लैरिफाई करने की कोशिश इस तरह से करी है। तो आप अगर मतलब देख रहे हैं तो आपको दोनों साइड्स जो है वो पता होने जरूरी हैं। ईडी का भी रोल है, ईडी का भी रोल फंक्शन है। तो ईडी का मानना है कि सिर्फ 3% के आसपास जो है केसेस वो पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट है, बट एक डेटा पीस ये भी बोलता है कि 95% 2014 के बाद पॉलिटिशियंस ऑपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट है। तो दोनों चीज़ें आपके बारे में पता होनी जरूरी है। दूसरा सर, आपने सेक्शन 45 का जिक्र किया। अब देखिए सर, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, कुछ क्रिमिनल लॉज के प्रिंसिपल होते हैं, जैसे बेल मिलना सबका अधिकार रहता है। तो यूजुअली एक अधिकार के लिए हमारे यहाँ पे कुछ नोशंस बने हुए हैं जो क्रिमिनल लॉ के बड़े मतलब माने हुए नोशंस हैं, जो प्रिंसिपल हैं जिनको फॉलो किया जाता है यूजुअली। पहला तो ये फॉलो किया जाता है कि बेल सबका अधिकार है, बिल्कुल राइट। और दूसरा ये भी माना जाता है कि अगर कोई इंसान किसी को पकड़ा जाए तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो बर्डन ऑफ प्रूफ एजेंसी के ऊपर आता है। मतलब अगर आपको कल को गिरफ्तार कर लिया जाए तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं गलत नहीं हूँ, ये उस एजेंसी को प्रूव करना पड़ेगा कि आप गलत हैं। अब इस पीएमएलए एक्ट की जब भी बात होती है तो इसमें कुछ एक अनोमलीज हैं जो बाकी जगहों से डिफरेंट हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप सीआरपीसी आईपीसी की बात करेंगे तो उनसे कुछ एक डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है। जैसे सेक्शन 45 सर ने बात करी, तो सेक्शन 45 में बेल के प्रोविजंस काफ़ी स्ट्रिंजेंट है सर, जिसके कारण बहुत लोग ये मानते हैं कि पीएमएलए में एक बार किसी को पकड़ लिया जाए तो बाहर निकलना बेल के ऊपर बहुत मुश्किल है। तो कंडीशन क्या है, ट्विन कंडीशन में पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया तो एक बात तो क्लियर है कि आपके ऊपर एक तरह से आपको गिल्टी माना जा रहा है। किसके द्वारा? संस्था के द्वारा। तो मतलब अगर आपको पीएमएलए के अंडर गिरफ्तार किया तो ईडी मान रही है कि आप गिल्टी हो, ईडी मान रही है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग कैरी आउट करी है, या फिर आपने सपोर्ट किया है, या फिर नोइंगली या अननोइंगली आप उसका पार्ट थे, या फिर आप उसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को एंजॉय कर रहे हो बैठकर। तो अगर ईडी ये मानती है तो ईडी को पावर दे दी सेक्शन 19 के अंदर कि आप इनको गिरफ्तार कर लो। तो पावर किसको मिल गई? ईडी को। अब ईडी ने आपको अरेस्ट कर लिया और बेल मिलने के लिए अब कोर्ट के पास अगर आप जा रहे हैं तो कोर्ट बोलती है कि उसके लिए दो प्रोविजंस हैं। पहला प्रोविजन ये कि कोर्ट को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि ये इंसान जो है सारा केस समझते हुए ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ही इज़ नॉट गिल्टी। तो पहला तो कोर्ट हैज़ टू बी इन दैट पोजिशन वेयर कोर्ट अंडरस्टैंड्स कि ये इंसान गिल्टी नहीं होगा। पहला तो कोर्ट का ये समझना, ये मानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये मानना भी ज़रूरी है कि कोर्ट ये समझे कि अगर इसको बेल पे प्रोविजन मैंने बाहर जाने दिया या जेल से बाहर जाने दिया तो ये बाहर जाकर कोई और ऐसा क्राइम नहीं करेगा। तो ये ट्विन प्रोविजंस हैं, ट्विन पोजीशंस हैं जिनको सेक्शन 45 के अंडर डिफाइन किया हुआ है। इसीलिए बेल मिलना इस केस में आसान नहीं होती, क्योंकि कोर्ट के लिए ये कह देना बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, ये कह देना कि अभी तक पूरा केस ख़त्म हुआ नहीं है बट हम पहले ही सोच लें कि गिल्टी नहीं है ये इंसान, तो ये किसी कोर्ट के लिए मुश्किल होगा सर। दिस इज़ वाई बेल मिलती ही नहीं है इस केस में। इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट। और सर दूसरा पॉइंट जो हमने बात करी, सेक्शन 24 भी है एक, उसके अंडर यूजुअली जैसा मैंने बताया कि क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल मानता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इस केस में ईडी का बनना चाहिए था। बिल्कुल, कि वही होता है कि जैसे यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। एग्जैक्टली, यू आर टू बी कंसिडर्ड एज इनोसेंट अंटिल ईडी प्रूव्स यू और एनीवन प्रूव्स यू गिल्टी। एनी संस्था किसी भी, जिस इन दिस केस वो उल्टा कर दिया सर। अब ये अमेंडमेंट्स हुई कुछ, अब इस केस में क्या है कि यू आर कंसिडर्ड टू बी गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ऐसा ही यूएपीए में भी है जी। तो यहाँ पर ये यूएपीए और पीएमएलए दोनों यहाँ पर लिंक कन्वर्ज कर जाते हैं। तो इस वजह से सर एक बार अरेस्ट हो गए तो बेल मिलना भी बड़ा मुश्किल, और इसके झांसे से बाहर आना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल। तो थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया और आपने हमारे एस्पिरेंट्स को जानकारी देने की कोशिश करी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने भी कहा वीडियो में कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ड्यू प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और हर एक नागरिक को, चाहे आप एस्पिरेंट यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या नहीं हैं, हर एक नागरिक को ऐसी कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उन्हें एंगेज करना चाहिए ऐसी कन्वर्सेशंस में, बिकॉज दीज काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस, दीज काइंड ऑफ क्लैरिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी कॉन्वर्सेशंस की डीप अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे भी इलेक्शंस आ रहे हैं, मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट हो, ज़रूर जाके वोट डालिए, अपने आप को एम्पावर्ड करें, साथ ही साथ अपनी सोसाइटी को और अपने देश को भी एम्पावर्ड करें। तो फ्रॉम आवर साइड, माय नेम इज़ अनुज शर्मा। थैंक यू दीक्षांत सर, दिस इज़ इट। Subscribe to our channel for such engaging conversations. Thank you.